सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल कब तक का है मित्रों? 1778 से 1803 ईस्वी तक किसका शासन रहा था? सवाई प्रताप सिंह का। स्वागत है रानू जी, भारद्वाज, बलदेव जी, सुनील जी। अब देखो मित्रों, सवाई प्रताप सिंह के काल में देखो मराठों का आक्रमण है, यहाँ पर काफी सामना करना पड़ा था मराठों का। यानी मराठों की 3 प्रमुख युद्ध हुए थे सवाई प्रताप सिंह से, और तीनों ही मित्रों प्रमुख युद्ध है, इंपोर्टेंट युद्ध है। तो सवाई प्रताप सिंह विरुद्ध मराठे, विरुद्ध मराठा, और मराठा कौन था मित्रों? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। सवाई प्रताप सिंह का सामना किससे हुआ था मित्रों? एक मराठा था महादजी सिंधिया। इस मराठा महादजी सिंधिया के साथ सवाई प्रताप सिंह के 3 मुकाबले हुए थे, 3 संघर्ष हुए थे, और तीनों ही आपको याद करने हैं। स्वागत है माही जी, चौधरी, अरविंद जी, चावला जी, स्वागत है आपका भी। हाँ, बिल्कुल सर्वाधिक जो मराठी आक्रमण हुए थे रामकिशोर जी, वो इन्हीं के काल में हुए थे। 3 बड़े बड़े संघर्ष इन्होंने झेले थे मराठों के साथ, और उन तीनों संघर्षों की चर्चा करते हैं। देखते हैं सबसे पहले मराठों का युद्ध हुआ तुंगा का युद्ध। अब देखो मित्रों, मैं 3 युद्ध बताऊंगा, तीनों युद्ध किस किस के मध्य होंगे? सवाई प्रताप सिंह और मराठों की तरफ से कौन है? महादजी सिंधिया। सवाई प्रताप सिंह और कौन है? महादजी सिंधिया। इनके बीच में सबसे पहला कौन सा हुआ मित्रों? तुंगा का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? तुंगा का युद्ध। और मित्रों, ये तुंगा वर्तमान में कहां पड़ता है? हाँ, कोई बात नहीं गोदारा जी, विश्वास किसे दिलाना है? हमें किसी को विश्वास नहीं दिलाना है। हाँ, जिसको विश्वास है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हाँ, तुंगा का युद्ध। हाँ मित्रों, तुंगा वर्तमान में कहां पर पड़ता है? तुंगा वर्तमान में पड़ता है मित्रों जयपुर में। कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है, और पहले पड़ता था दौसा में। तुंगा पहले कहां पड़ता था? दौसा में, और वर्तमान में कहां पड़ता है मित्रों? तुंगा वर्तमान में जयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जयपुर में। हाँ, अब तुंगा का युद्ध हुआ था मित्रों जयपुर में। सवाई प्रताप सिंह का साथ किसने दिया था? इस तुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह का साथ दिया था मित्रों मारवाड़ का शासक था विजय सिंह, जोधपुर का। जोधपुर के कौन थे मित्रों? विजय सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे? विजय सिंह। मारवाड़ की तरफ से कौन थे? विजय सिंह। विजय सिंह ने तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह का साथ दिया, किसके विरुद्ध? मराठा महादजी सिंधिया के विरुद्ध। और मित्रों, इस युद्ध में विजयी कौन होते हैं? तुंगा के युद्ध में मित्रों प्रताप सिंह की क्या होती है? विजय। प्रताप सिंह क्या हुए मित्रों? विजय हुए। तुंगा के युद्ध में मित्रों प्रताप सिंह ने किसे हराया था? प्रताप सिंह ने किसे हराया था मित्रों? मराठा महादजी सिंधिया को हराया था। लेकिन इसकी तरफ से, प्रताप सिंह की तरफ से सूरजमल लोढ़ा, कौन? बिसाऊ का जागीरदार था सूरजमल लोढ़ा। ये सूरजमल लोढ़ा मित्रों वीरगति को प्राप्त हुआ। वीरगति को प्राप्त कौन हुआ मित्रों? सूरजमल लोढ़ा। हाँ, तुंगा है, तुंगा के मैदान में सूरजमल लोढ़ा की छतरी भी बनी है मित्रों। इस सूरजमल लोढ़ा की यहाँ पर 8 खंभों की छतरी है। कहां पर है वो 8 खंभों की छतरी? तुंगा के मैदान में मोरेल नदी के किनारे। वहां पर एक मोरेल नदी है मित्रों। उस मोरेल नदी के किनारे सूरजमल लोढ़ा जो बिसाऊ का जागीरदार था, ये बिसाऊ का जागीरदार किसकी तरफ से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ? सवाई प्रताप सिंह की तरफ से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। और सूरजमल लोढ़ा की छतरी कहां पर है मित्रों? सूरजमल लोढ़ा की जो छतरी 8 खंभों की तुंगा के मैदान में मोरेल नदी के किनारे। ठीक है मित्रों। अब मित्रों इस युद्ध में विजय कौन हो गया? सवाई प्रताप सिंह। विजय सिंह ने साथ दिया था। महादजी सिंधिया यहाँ से हार गया। और मित्रों महादजी सिंधिया जब इस युद्ध में हार जाता है, महादजी सिंधिया है वो इस युद्ध में हार जाता है। स्वागत है रविंद्र जी भामू, आपका अभिनंदन है। इस युद्ध में कौन हारता है मित्रों? महादजी सिंधिया। और महादजी सिंधिया इस युद्ध से लौटते हुए एक कथन कहकर जाता है। महादजी सिंधिया क्या कहकर जाता है कि यदि मैं जीवित रहा, कौन कहता है ये? महादजी सिंधिया कहता है, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। महादजी सिंधिया ने तुंगा के युद्ध में पराजित होने के बाद में क्या कहा था? यदि मैं जीवित रहा
तो मैं जयपुर को मिट्टी में या जयपुर को धूल में मिलाकर रख दूंगा। ये कथन किसने कहा था? महादजी सिंधिया ने। मित्रों ऐसे कथन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। किस मराठा सरदार ने जयपुर में तुंगा के युद्ध में हारने के पश्चात ये कहा था कि मैं यदि जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, जयपुर को धूल में मिला दूंगा। ये कथन किसने कहा? महादजी सिंधिया ने कहा। किसने कहा मित्रों? महादजी सिंधिया ने। किस हार के बाद में कहा था? तुंगा की हार के बाद में। अब तुंगा की हार का बदला, जो तुंगा का युद्ध था, उस युद्ध के बदला है वो बदला लेगा पाटन के युद्ध में। और मित्रों पाटन कहां पड़ता है? पाटन कहां पड़ता है मित्रों? पाटन पड़ता है सीकर में। पाटन कहां पड़ता है मित्रों? सीकर में। पाटन का युद्ध। अब मित्रों पाटन का युद्ध होता है, देखो सबसे पहले जो तुंगा का युद्ध हुआ था मित्रों, मैं बता दूं तुंगा का युद्ध कब हुआ था। ये तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को हुआ था। तुंगा का युद्ध कब हुआ था मित्रों? 28 जुलाई 1787 को। अब पाटन का युद्ध होगा मित्रों जो सीकर में पड़ता है 20 जून 1790। पाटन का युद्ध कब होगा मित्रों? पाटन का युद्ध कब होगा? 20 जून 1790। पाटन का युद्ध कब होगा? 20 जून 1790 को होगा। अब मित्रों जो पाटन का युद्ध होता है, इस पाटन के युद्ध में देखो जो विजय सिंह है, ये विजय सिंह तीनों युद्धों में किसका साथ देगा? प्रताप सिंह का साथ देगा। लेकिन पाटन के युद्ध में जो मराठा महादजी सिंधिया था, इस मराठा महादजी सिंधिया की तरफ से दो व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। एक तो इसका सेनापति था लकवा दादा। कौन था? कुणसो दादो लकवा दादा। एक फ्रांसीसी सेनापति था, फ्रांसीसी सेनापति। और फ्रांसीसी सेनापति कौन था? डिबोई। कौन था? डिबोई। पाटन के युद्ध में मित्रों इस मराठा महादजी सिंधिया का साथ देने के लिए कौन आते हैं मित्रों? लकवा दादा और फ्रांसीसी सेनापति डिबोई आते हैं। कौन आते हैं मित्रों? फ्रांसीसी सेनापति डिबोई है, वो पाटन के युद्ध में किसका साथ देते हैं? वो इस महादजी सिंधिया का साथ देते हैं। और पाटन के युद्ध में है वो विजय कौन होता है मित्रों? पाटन के युद्ध में मित्रों महादजी सिंधिया। सिंधिया की क्या होती है मित्रों? विजय होती है। पाटन के युद्ध में विजय किसकी होती है मित्रों? पाटन के युद्ध में कौन जीता है? महादजी सिंधिया। और ध्यान में रखना जो इसका फ्रांसीसी सेनापति डिबोई है मित्रों, इस डिबोई की जो छतरी बनी है, इस डिबोई की छतरी मेड़ता में बनी है। और मेड़ता कहां पड़ता है? आपके नागौर में। इसके फ्रांसीसी सेनापति डिबोई की छतरी कहां पर बनी है? डिबोई की छतरी मित्रों मेड़ता, और मेड़ता पड़ता है आपके नागौर में। ठीक है मित्रों। अब मित्रों पाटन के युद्ध में ये हरा देता है किससे? सवाई प्रताप सिंह को। अब मित्रों सवाई प्रताप सिंह को हरा देता है। इसके पश्चात ये विजय सिंधिया था, महादजी सिंधिया, ये अजमेर पर अधिकार कर लेता है। किस पर है? अजमेर पर अधिकार कर लेता है। पाटन के युद्ध को जीतने के पश्चात महादजी सिंधिया किस पर अधिकार कर लेता है मित्रों? हाँ, ये अजमेर पर अधिकार कर लेता है। किस पर? इसके पश्चात कहते हैं कि 1791 ईस्वी में या इससे 1790-91 ईस्वी में इस अजमेर को मुक्त करवाने के लिए इसको सवाई प्रताप सिंह को भारी भरकम राशि देनी पड़ी थी। सवाई प्रताप सिंह को काफी धन देना पड़ा था मित्रों। 1791 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह को काफी धनराशि देनी पड़ी थी, लाखों की कीमत देनी पड़ी थी। और लाखों रुपए चुकाकर जो अजमेर का जो तारागढ़ वाला जो दुर्ग है, ये तारागढ़ दुर्ग है वो महादजी सिंधिया से है, वो मुक्त करवाया था। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है मित्रों। अब मित्रों पाटन के युद्ध में कौन हार गया? सवाई प्रताप सिंह हार जाता है। अब देखिए मित्रों इसके बाद में युद्ध होता है मालपुरा का युद्ध। मालपुरा युद्ध। और मित्रों आपका मालपुरा कहां पड़ता है? मालपुरा पड़ता है आपके टोंक में। मालपुरा कहां पड़ता है मित्रों? टोंक में पड़ता है। मालपुरा कहां पड़ता है? टोंक में। मालपुरा का युद्ध कब होता है? मालपुरा का युद्ध होता है 16 अप्रैल 1800 ईस्वी। मित्रों मालपुरा का युद्ध कब होता है? 16 अप्रैल 1800 ईस्वी। मालपुरा युद्ध है 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में होता है। और मित्रों मालपुरा के युद्ध में वापस कौन विजय होता है? मालपुरा के युद्ध में भी सिंधिया विजय रहते हैं। कौन है? महादजी सिंधिया क्या होता है मित्रों? विजय होता है। प्रताप सिंह की क्या होती है? हार।
अब मैं मालपुरा युद्ध की थोड़ी सी आपको चर्चाएं बता देता हूं मित्रों। हाँ, पाटन का युद्ध है वो मैंने बता दिया था 20 जून 1790 को हुआ था। पाटन का युद्ध कब हुआ था? 20 जून 1790 को हुआ था, ध्यान रखना। हाँ, 1790 में हुआ था पाटन का युद्ध, 20 जून 1790। 28 जुलाई 1787 को हुआ था, वो कौन सा हुआ था आपका, वो युद्ध हुआ था। इससे पहले हुआ तुंगा का युद्ध, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट। हाँ, अब इस मालपुरा के युद्ध में मित्रों, मालपुरा का जो युद्ध है मित्रों, हाँ राम किशोर जी इंतजार कीजिए, सारी बातें आ जाएंगी जो आप बोल रहे हो लिख रहे हो, बिल्कुल थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, अब मालपुरा के युद्ध में मित्रों इस सिंधिया की तरफ से दो तो थे, लकवा और दादा। ये लकवा दादा और कौन था? डिबोई था। लकवा दादा और डिबोई, बिल्कुल। हाँ, पाटन का युद्ध 20 जून 1790 इज राइट, बिल्कुल राइट। हाँ, अब मित्रों, हाँ कहीं हो सकता है कई गाइडों में 89 दे रखा हो, लेकिन ध्यान रखना ये 90 है। अब मित्रों इस समय एक तो ड्यूड्रेंस, कौन था? ड्यूड्रेंस, और एक था पोलमंस। ड्यूड्रेंस और पोलमन, ये दो है, वो किस युद्ध में भाग ले रहे थे? मालपुरा के युद्ध में। मालपुरा के युद्ध में मित्रों, हाँ हाँ, मारवाड़ी सोम बोल रहे हैं पाटन का युद्ध 1790 गलत है। ठीक है, आप 1789 पढ़ लीजिए, आपको कौन कह रहा है कि 1790 पढ़ो, जैसी आपकी इच्छा है वो पढ़िए। हमने बता दिया आपको एक बार 20 जून 1790 है हमारे ध्यान में, तो हम वही पढ़ाते आए हैं। आप जो आपको 89 पढ़ना तो 89 पढ़ लीजिए, कौन मना कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मालपुरा के युद्ध में मित्रों ड्यूड्रेंस और पोलमन, ये भी किसकी तरफ जुड़ गए थे? ये भी मित्रों इस सिंधिया की तरफ से जुड़ गए थे। अब इस मालपुरा युद्ध में विजय सिंह की तरफ से, जो मारवाड़ का विजय सिंह था मित्रों, इसने मारवाड़ के सवाई सिंह के नेतृत्व में, मारवाड़ के सवाई सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिक भेजे थे, 5000 घुड़सवार सैनिक भेजे थे। इस मालपुरा के युद्ध में मारवाड़ के विजय सिंह ने, मारवाड़ के विजय सिंह ने 5000 सैनिक भेजे थे। कितने? XYZ केरला, स्वागत आपका। हाँ हाँ, मालपुरा के युद्ध में 5000 सैनिक भेजे थे। कितने? 5000 सैनिक, घुड़सवार सैनिक भेजे थे। किसने भेजे थे? मारवाड़ के विजय सिंह ने। किसके नेतृत्व में? इस सवाई सिंह के नेतृत्व में। मारवाड़ का कौन था सामंत? सवाई सिंह के नेतृत्व में। अब मित्रों ये सवाई सिंह के नेतृत्व में जो 5000 घुड़सवार सैनिक आए थे, ये सवाई प्रताप सिंह की तरफ से इस मालपुरा के युद्ध में लड़ रहे थे। अब होता क्या है, यहाँ पर जो ड्यूड्रेंस और पोलमंस की जो सेना है, सबसे पहले लकवा दादा और डिबोई की सेना थी, वो सेना है, कहते हैं कि प्रताप सिंह का सामना कर रही थी, और ड्यूड्रेंस और पोलमंस की सेना है, इनका सामना कर रही थी। अब ये जो मारवाड़ी जो राठौड़ी सरदार थे, ये 5000 राठौड़ सरदार आए हुए थे मारवाड़ से, ये इतने भयानक थे कि ये घोड़ों के ऊपर इस ड्यूड्रेंस और पोलमंस की सेना को अपने आगे कर लिया था। हाँ हाँ, बिल्कुल मारवाड़ी जी कह रहे हैं हम आपकी यूट्यूब से प्रदेश का मतलब यह नहीं कि आप गलत पढ़ाएंगे। गलत नहीं पढ़ा रहे मारवाड़ी जी, हमारे जो ध्यान में हमने जो पढ़ा रहे हैं वो 20 जून 1790 आपके, ठीक है, क्लियर है 1789, तो आप 1789 रखिए, कौन कहता है? हाँ, मैंने ये हाँ किसी ऑथेंटिक गाइड में देखिए आप, ये आपको 20 जून 1790 मिलेगा आपको। आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की गाइड देखिए, हाँ हिंदी ग्रंथ अकादमी की गाइड देखिए, आप कम से कम ऑथेंटिक गाइड है, ऑथेंटिक गाइड में देखिए आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपको देखना है, ठीक है। हाँ, ज्यादा विवाद हम नहीं करना चाहते किसी भी किसी के साथ, ठीक है। जो आपको आपने पढ़ा वो पढ़िए, ठीक है, आपको यहाँ पर पढ़ना है तो क्या देख ले, हाँ ठीक है। चलिए, हाँ इसके बाद में देखिए ड्यूड्रेंस और पोलमंस। हाँ, ड्यूड्रेंस और पोलमंस की सेना है, इनका सामना कौन करते हैं? मारवाड़ से राठौड़ी सरदारों की तरफ से जो 5000 घुड़सवार सैनिक आए थे। कौन आए थे? 5000 घुड़सवार सैनिक आए थे, और वो 5000 घुड़सवार सैनिक है, इन ड्यूड्रेंस और पोलमंस की सेना को काफी आगे तक ले जाते हैं, यानी ये आगे भागते चले जाते हैं। ड्यूड्रेंस और पोलमंस ये इनका पीछा करते हैं, और इनको यानी यहाँ पर ड्यूड्रेंस और पोलमंस की सेना को यहाँ पर पसीने छुड़वा दिए थे। हाँ
हाँ यहाँ पर है पसीने छुड़वा दिए थे ड्यूडेंस और पोलमेंस की सेना को। अब यहाँ से कहते हैं कि एक बार तो यहाँ पर है जो यहाँ पर इन सैनिकों में क्या मच गई थी, अफरा तफरी मच गई थी। किसकी सेना में, हाँ इसकी सेना में क्या मच गई थी, अफरा तफरी मच गई थी सिंधिया की सेना में। जो मारवाड़ के राठौड़ सैनिक थे वो इनको काफी आगे खदेड़ कर है फिर अपनी विजय का पताका लहराते हुए वापस आ रहे थे। अब इस समय जो प्रताप सिंह के जो सैनिक थे वो प्रताप सिंह के सैनिक, हाँ अब क्या विवाद हो गया आपको, ठीक है 1789 रखना है तो 1789 लिखिए, 90 रखना है तो 90 लिखिए। अब मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता, हाँ ठीक है मैंने पढ़ा दिया। आप जिसको पढ़ना है 20 जून 1790 वो पढ़ सकता है, ठीक है। अब आप 1789 मैंने जो पढ़ा है मैंने 1790 20 जून 1790 पढ़ा है और ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ इसके बाद में देखिए मित्रों, अब यहाँ पर राठौड़ी सरदारों को लगता है कि हमने क्या है युद्ध जीत लिया है, लेकिन प्रताप सिंह और इन राठौड़ी सरदारों के बीच में क्या है दूरियां काफी बढ़ जाती है। और दूरी होने के कारण फिर प्रताप सिंह को है जो ड्यूडेंस और पोलमेंस की सेना है वो इनके पश्चात इन पर अपना है अधिकार कर लेती है, अर्थात अपना वर्चस्व यहाँ पर है वो रख लेते हैं और इन सवाई प्रताप सिंह की सेना को वापस से हरा देते हैं। अर्थात कहने का मतलब युद्ध के प्रथम चरण में राठौड़ी सरदारों ने इनके पसीने छुटा दिए थे, लेकिन बाद में है इन दोनों में जो गैप बढ़ गया था प्रताप सिंह और राठौड़ी सरदारों में, उसकी वजह से प्रताप सिंह को है यहाँ पर इन्होंने पराजित कर दिया था। इस प्रकार जो तीसरा युद्ध हुआ था, जो इस मालपुरा का युद्ध हुआ था 16 अप्रैल 1800 को, इस 16 अप्रैल 1800 को बिल्कुल पनोरमा में पुरुषोत्तम जी भूमिया 20 जुलाई 1790 है। इसके अलावा आप हिंदी ग्रंथ अकादमी जो एक अच्छी गाइड आती है, ऑथेंटिक गाइड आती है, वहां पर भी पढ़िए, आपको वहां पर 20 जुलाई 1790 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बहस कर रहे हो 1789, किसी एक गाइड में 1789 होने से इसका मतलब ये नहीं है कि सभी में 1789 होगा, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर तीसरे युद्ध में भी कौन जीत जाता है मित्रों, तीसरे युद्ध में भी किसकी सेना विजय होती है, हाँ तीसरे युद्ध में भी यहाँ पर इसकी सेना की अर्थात सिंधिया की सेना है वो विजय हो जाती है। अब देखो मित्रों तीनों युद्धों का एक साथ आप परिणाम देख लीजिए, तीनों युद्धों का एक साथ परिणाम देख लीजिए आप। हो सकता है किसी गाइड में होगा 1789 होगा, मैं नहीं बहस करता कि किसी में गाइड है, आपको ही पता है जो सन होती है उन सनों में बिल्कुल, हाँ जो गाइडें होती है वो गाइडें हैं सन, वो सन कई 1789 कोई 90 बताती है। आप अलग अलग जैसे आप चित्तौड़ के साके देखते हो वहां पर भी आपको कहीं 1567 मिलता है, कहीं 68, 1534 मिलता है, 33 मिलता है, 35 मिलता है, तो अलग अलग जगह मिलता है। और मैं देखो जहां पर मैं विश्वास करता हूं मैं ऑथेंटिक। प्रताप सिंह का तीनों युद्धों में साथ देने वाला मारवाड़ का शासक कौन था मित्रों, मारवाड़ का शासक था विजय सिंह, ठीक है ये ध्यान रखना। तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह की तरफ से लड़ता हुआ वीरगति को कौन प्राप्त हुआ मित्रों, वीरगति को प्राप्त हुआ था सूरजमल लोढ़ा। क्या हुआ, वीडियो रुक गया क्या, क्या हुआ मित्रों, वीडियो रुक गया क्या, चल रहा है या वीडियो रुक गया, बताइए मित्रों, वीडियो रुक गया या चल रहा है, नहीं चल रहा, आ गया राम किशोर जी, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलिए। हाँ तो तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह विजय हो गया था। सूरजमल लोढ़ा जो प्रताप सिंह की तरफ से वीरगति का प्राप्त हुआ था मित्रों, और सूरजमल लोढ़ा की जो 8 खंभों की छतरी है वो कहां पर है मित्रों, तुंगा के मैदान में, ठीक है कोई बात नहीं अभी चल गया। चलिए दूसरा युद्ध था पाटन का युद्ध 20 जून 1790, आपको क्या याद रखना है 20 जून 1790 को हुआ था पाटन का युद्ध, ठीक है मित्रों। इस पाटन के युद्ध में इस सिंधिया की तरफ से लकवा दादा और फ्रांसीसी सेनापति डिबोई लड़े थे, और जो फ्रांसीसी सेनापति डिबोई है उस डिबोई की जो छतरी है वो कहां पर है मित्रों, मेड़ता में, ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखिए मित्रों इस युद्ध में कौन विजय होते, महादजी सिंधिया विजय होते। और इस युद्ध में ध्यान रखना तुंगा के युद्ध में महादजी हारने के बाद में एक कथन कहकर गया था कि यदि मैं जीवित रहा तो इस जयपुर को धूल में मिला दूंगा। ये कथन किसके बाद में कहा था, तुंगा के युद्ध में हारने के पश्चात कहा था। तीसरा युद्ध मालपुरा का युद्ध टोंक में 16 अप्रैल 1800 को हुआ था मित्रों। इसमें वापस विजय कौन हो गया मित्रों, सिंधिया वापस क्या होता है मित्रों, यहाँ पर विजय हो जाता है। अर्थात 2 युद्ध पाटन और मालपुरा के युद्ध में महाजी सिंधिया है वो हराता है किसे, प्रताप सिंह को। और मालपुरा के युद्ध में विजय सिंह ने किसे भेजा, सवाई सिंह के नेतृत्व में 5000 घुड़सवार सैनिक विजय थे। इसकी तरफ से 2 व्यक्ति और ड्यूडेंस और पोलमन भी जुड़ गए थे। और इसकी सेना को किसने हराया था मित्रों,
सवाई प्रताप सिंह की सेना को महाराज सिंधिया की सेना ने तीसरे युद्ध में भी हरा दिया। अर्थात प्रथम युद्ध सवाई प्रताप सिंह जीतता है और दो युद्ध कौन जीतता है मित्रों, महाराज सिंधिया। लीजिए मित्रों स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ बिल्कुल अंशिका जी, मेरा ये कथन जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, ये कथन उसी समय कहा गया था जब तुंगा के युद्ध में ये हारा था महादजी सिंधिया। ठीक है। हाँ, हम बात सवाई प्रताप सिंह की कर रहे हैं मित्रों। हाँ, अब देखिए मित्रों, सवाई प्रताप सिंह जी की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है, सवाई प्रताप सिंह की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है वो आपको ध्यान में रखनी है मित्रों। सवाई प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। अब मित्रों देखो, सवाई प्रताप सिंह है वो खुद क्या था मित्रों, एक विद्वान था। सवाई प्रताप सिंह खुद कविताएं लिखता था। तो सवाई प्रताप सिंह की कविताओं का समूह है, सवाई प्रताप सिंह की कविताओं का समूह है। अर्थात देखो, सवाई प्रताप सिंह है वो ब्रज नदी के नाम से काव्य रचना करता था। मित्रों, सवाई प्रताप सिंह किस नाम से काव्य रचना करता था? ब्रज नदी के नाम से। हाँ, ऐसा प्रश्न पूछा भी गया, ब्रज नदी किसे कहते हैं? तो सवाई प्रताप सिंह को ब्रज नदी कहते हैं। अब मित्रों, सवाई प्रताप सिंह की जो कविताओं का समूह है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रज नदी ग्रंथावली कहते हैं। सवाई प्रताप सिंह की कविताओं के समूह को क्या कहते हैं मित्रों? सवाई प्रताप सिंह की कविताओं के समूह को क्या कहते हैं? ब्रज निधि ग्रंथावली। क्या कहते हैं मित्रों? ब्रज निधि ग्रंथावली। और सवाई प्रताप सिंह ने मित्रों कई ग्रंथ लिखे थे। देखो, ब्रज निधि के नाम से, ब्रज निधि के नाम से कोई भी आ जाए, आपको ब्रज निधि मुक्तावली हो, ब्रज निधि पद संग्रह हो, ये सारे के सारे किसने लिखे थे? सवाई प्रताप सिंह। इसके अलावा भी सवाई प्रताप सिंह ने जैसे रंग चौपड़ लिखा था, रंग चौपड़ लिखा था। इसके अलावा रमक जमक बत्तीसी, रमक जमक बत्तीसी, रंग चौपड़ है, रमक जमक बत्तीसी है। इसके अलावा स्नेह संग्राम, स्नेह संग्राम, फाग रंग, हाँ, स्नेह संग्राम, फाग रंग, दुख हरण वेली, दुख हरण वेली, ये सारे ग्रंथ है मित्रों। किसने लिखा था मित्रों? प्रीति लता, प्रीति लता, हाँ, प्रेम पंथ, प्रेम प्रकाश, प्रीति पच्चीसा, प्रीति पच्चीसा, ये सारे के सारे ग्रंथ है मित्रों। किसने लिखे थे? ये सारे के सारे ग्रंथ है मित्रों इसी सवाई प्रताप सिंह ने लिखे थे। किसने लिखे थे मित्रों? सवाई प्रताप सिंह ने। हाँ, तो सवाई प्रताप सिंह के जो ग्रंथ है, इनके सवाई प्रताप सिंह के ग्रंथ कौन कौन से हैं? इनकी कविताओं का समूह है, इनकी कविताओं का समूह ब्रज निधि ग्रंथावली कहलाता है। इनके द्वारा रंग चौपड़, रमक जमक बत्तीसी, स्नेह संग्राम, फाग रंग, दुख हरण वेली, प्रतिलिता, प्रतिलिता, प्रीति पच्चीसा, प्रेम पत्र, प्रेम प्रकाश, ये सारे के सारे ग्रंथ मित्रों किसने लिखे थे? ये सारे के सारे ग्रंथ सवाई प्रताप सिंह ने लिखे थे। अब मित्रों, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में है या सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर में एक संगीत सम्मेलन बुलाया गया और उस संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने। किसने की थी? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने। और देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने मित्रों उस संगीत सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की। तो मित्रों, इसी सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर में एक संगीत सम्मेलन बुलाया गया।
सवाई प्रताप सिंह के काल में मित्रों जयपुर में क्या बुलाया गया है कि संगीत सम्मेलन। सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर में है संगीत सम्मेलन बुलाया गया। इस संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर में जो संगीत सम्मेलन बुलाया गया था, उस संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। हाँ, नीलम जी बोल रहे लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो। जयपुर में जो संगीत सम्मेलन बुलाया था मित्रों, उस संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। और मित्रों देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने यहाँ पर एक ग्रंथ वो लिखा था, वो ग्रंथ था राधा गोविंद संगीत सार। इंपोर्टेंट है मित्रों, राधा गोविंद संगीत सार। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने मित्रों उस संगीत सम्मेलन में कौन सा ग्रंथ लिखा? राधा गोविंद संगीत सार। अब मित्रों जो सवाई प्रताप सिंह है, इन सवाई प्रताप सिंह का एक संगीत गुरु था, एक था काव्य गुरु। संगीत गुरु कौन था? सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु। प्रताप सिंह का संगीत गुरु तो कौन था? इनका संगीत गुरु कौन था? इनका काव्य गुरु कौन था? सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु कौन था मित्रों? चांद का। कौन था? चांद का। काव्य गुरु कौन था? गणपत भारती। कौन था? गणपत भारती। सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु कौन था? चांद का। और चांद का ने एक ग्रंथ लिखा था स्वर सागर। कौन सा लिखा था? स्वर सागर। गणपत भारती ने कौन सा ग्रंथ लिखा? संगीत सागर। कौन सा लिखा? संगीत सागर। वापस देखिए मित्रों, सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु तो कौन था? चांद खा। कौन था? चांद खा। चांद खा ने कौन सा ग्रंथ लिखा मित्रों? स्वर सागर। कौन सा लिखा मित्रों? स्वर सागर। सवाई प्रताप सिंह का काव्य गुरु कौन था? गणपत भारती। कौन था? गणपत भारती। और गणपत भारती ने कौन सा ग्रंथ लिखा? संगीत सागर। कौन सा लिखा मित्रों? संगीत सागर। हाँ, इसके अलावा यह भी ध्यान रखना मित्रों, सवाई प्रताप सिंह ने अपने संगीत गुरु चांद खा को एक उपाधि दी थी। चांद खा को उपाधि दी थी बुद्ध प्रकाश की। कौन सी उपाधि दी थी? बुद्ध प्रकाश। सवाई प्रताप सिंह ने अपने संगीत गुरु चांद खा को कौन सी उपाधि दी? सवाई प्रताप सिंह ने अपने संगीत गुरु चांद खा को किसकी उपाधि दी मित्रों? बुद्ध प्रकाश की। किसकी दी? बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ इसी सवाई प्रताप सिंह के काल में ही मित्रों, हाँ, राधा कृष्ण ने, सवाई प्रताप सिंह के काल में ही राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर ग्रंथ लिखा। राधा कृष्ण ने कौन सा लिखा? राग रत्नाकर ग्रंथ है, इन्हीं के काल में लिखा था। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सवाई प्रताप सिंह के काल की प्रमुख घटनाएं ये है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। संगीत गुरु इनका चांद का था, जिसने स्वर सागर ग्रंथ लिखा था। काव्य गुरु गणपत भारती था, जिसने संगीत सागर लिखा। जयपुर में संगीत सम्मेलन, जयपुर में संगीत सम्मेलन है वो किसने बुलाया था? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट की अध्यक्षता में, जिसने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ लिखा। राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर ने लिखा था। ये आपको ध्यान में रखना है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए सवाई प्रताप सिंह के दरबार में प्रताप सिंह के दरबार में, ऐसे सवाई प्रताप सिंह के दरबार में, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में मित्रों 22 विद्वानों की मंडली थी। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में क्या वापी भी नहीं चल रहा है क्या?
नहीं चल रहा है क्या? अभी भी नहीं चल रहा है क्या? वीडियो रुक गया। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में मित्रों 22 विद्वानों की नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। चल रहा होगा वीडियो, कईयों की चल रहा है, कईयों की नहीं चल रहा है। बिल्कुल। इसके बाद में देखिए मित्रों, प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, हाँ, सवाई प्रताप सिंह ने मित्रों जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। जयपुर में हवा महल का निर्माण, मित्रों जयपुर में हवा महल का निर्माण कब करवाया? 1799 ईस्वी में। जयपुर में हवा महल का निर्माण कब करवाया मित्रों? 1799 ईस्वी में। और मैंने आपको बताया था हवा महल के बारे में, डिटेल में बताया था मित्रों। हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद। कौन था? हवा महल का वास्तुकार लालचंद था। और हवा महल है मित्रों कितना मंजिला था? 5 मंजिला। कितना मंजिला था? 5 मंजिला। हवा महल है 5 मंजिला था। और ये 5 मंजिल कौन सी थी? शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। सवाई प्रताप सिंह ने मित्रों इसका निर्माण करवाया था हवा महल का। तो ये 5 मंजिला था, लालचंद ने बनाया था। किसको समर्पित था ये? श्री कृष्ण को समर्पित, श्री कृष्ण को समर्पित था ये। हाँ, और मुकुट की आकृति में, किसकी आकृति में? मुकुट की आकृति में। तो ये मैंने सारी डिटेल आपको मित्रों बता दिया था जब आज से 8-10 दिन पहले हमने महल पढ़े थे, राजस्थान के प्रमुख महल पढ़े थे। उस महलों के टॉपिक में मैंने आपको हवा महल के बारे में डिटेल में बता दिया। बाकी आप वहां देख लेना। जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। भगवान श्री कृष्ण के ये भगत थे। और मुकुट की आकृति में 1799 में इसका निर्माण करवाया। वास्तुकार लालचंद था। 5 मंजिला था ये। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखिए मित्रों, इसके नेक्स्ट देखिए मित्रों, सवाई प्रताप सिंह का काल है वो जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल। ये भी मैंने आपको चित्रकला में बढ़ा दिया था। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है वो किसका समय था मित्रों? सवाई प्रताप सिंह का था। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल किसका समय था मित्रों? सवाई प्रताप सिंह का समय था। इसके अलावा जो सवाई प्रताप सिंह है, इन्होंने जो जल महल बनाए थे, उन जल महलों का, सवाई जय सिंह ने जो जल महल बनाए थे, उन जल महलों का पुनर्निर्माण भी सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो मित्रों सवाई प्रताप सिंह के काल की एक तो 22 विद्वान वाले ये ध्यान रखना, जो मंडली है गंधर्व 22, उसके लिए गुणेजन खाना की स्थापना की थी। जयपुर में हवा महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। हवा महल के बारे में डिटेल में मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके अलावा जयपुर को जो चित्रकला शैली है, जयपुर चित्रकला शैली, उस जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल है वो किस शासक का समय था? वो सवाई प्रताप सिंह का समय था। सवाई प्रताप सिंह के समय गीत गोविंद जयदेव है। इसके जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखी थी, महाभारत है, रामायण है, कृष्ण लीला है, इनके जो चित्र बने थे वो इन्हीं के समय में बने थे। भगवान श्री कृष्ण के ये पक्के भगत थे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो मित्रों, सवाई प्रताप सिंह के बाद में शासक बनेगा जगत सिंह द्वितीय। सवाई प्रताप सिंह के बाद में मित्रों कौन बनेगा शासक?
जगत सिंह द्वितीय 1803 से 1818 तक। हाँ, 1803 से 1818 तक बना था भाई जगत सिंह, 35 तक नहीं है। 1803 से 1818 ईस्वी तक कौन बना था? जगत सिंह द्वितीय। देखो जगत सिंह प्रथम तो मैंने बता दिया था आपको, मान सिंह प्रथम का बेटा था, जो है बंगाल अभियान के दौरान 1599 में उसकी मृत्यु हो गई थी, वो तो था जगत सिंह प्रथम। ये कौन है? जगत सिंह द्वितीय। हाँ, 1803 से 18 यानी इसी सवाई प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी था। अब मित्रों जगत सिंह द्वितीय की काल की प्रमुख घटना क्या है? एक तो जगत सिंह द्वितीय है, हाँ, जगत सिंह द्वितीय के काल की प्रमुख घटना क्या है मित्रों? इस जगत सिंह द्वितीय के काल में इसके समय एक तो हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद। जगत सिंह द्वितीय के काल में क्या होता? कृष्णा कुमारी विवाद। हाँ, ये कृष्णा कुमारी कहाँ की थी मित्रों? मेवाड़ की थी। कहाँ की थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी। किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री। किसकी थी? मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी। हाँ, लफड़ो कायम क्यों? यानी भीम सिंह है, इस भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता तय किया था, भीम सिंह ने इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता किसके साथ तय किया? मारवाड़ के भीम सिंह के साथ। मारवाड़ को शासक कौन हो? भीम सिंह। भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता किसके साथ तय किया था? मारवाड़ के भीम सिंह के साथ। किसके साथ किया मित्रों? मारवाड़ के भीम सिंह के साथ। अब मित्रों इस मारवाड़ के भीम सिंह की क्या है? शादी से पहले क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शादी से पहले क्या हो गई मित्रों? मृत्यु हो गई। अब क्या है, इस भीम सिंह ने क्या किया कि अपनी पुत्री का रिश्ता किसके साथ कर दिया? जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के साथ कर दिया। भीम सिंह ने अपनी पुत्री का रिश्ता अब किसके साथ कर दिया मित्रों? जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का क्या कर दिया मित्रों? रिश्ता कर दिया। अब मित्रों मारवाड़ का शासक है जो मान सिंह था इस समय। अब भीम सिंह के बाद कौन था? मान सिंह। ये मान सिंह नाराज हो जाता है। मान सिंह क्या कहता है कि आपने हमें पूछे बगैर ही अपनी पुत्री का विवाह है या अपनी पुत्री का जो रिश्ता है वो जगत सिंह के साथ क्यों किया? जो कृष्णा कुमारी है वो तो मारवाड़ की बहू होने वाली थी, क्योंकि हमारे ही वंशज भीम सिंह के साथ रिश्ता हुआ था पहले। अब जो कृष्णा कुमारी का जो विवाह होना चाहिए वो मारवाड़ में, अर्थात हम यहाँ किस लिए बैठे हैं, इसलिए जो कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता आपने जगत सिंह के साथ किया है वो गलत है। इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता हमारे साथ कीजिए, हम मारवाड़ में यहाँ पर क्यों बैठे हैं। अब देखो इस कृष्णा कुमारी को लेकर है इस मान सिंह और जगत सिंह में क्या होता है? युद्ध होता है। मान सिंह इधर वर्षेद कौन आता है मित्रों? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह कहाँ का था? जयपुर का। कहाँ का था? जयपुर का। मान सिंह कहाँ का था? मारवाड़ का। इन दोनों में क्या होता है मित्रों? युद्ध होता है। और युद्ध कौन सा होता है? गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध। गिंगोली कहाँ पड़ती है मित्रों? पर्वतसर में। और पर्वतसर कहाँ पड़ता है मित्रों? आपके नागौर में। मान सिंह और जगत सिंह सेकंड में कौन सा युद्ध होता है मित्रों? गिंगोली का युद्ध होता है। कब होता है गिंगोली का युद्ध? 1807 में। कब होता है मित्रों? ये 1807 में गिंगोली का युद्ध होता है मित्रों, मान सिंह और जगत सिंह सेकंड में। ठीक है। अब इस गिंगोली के युद्ध में मित्रों विजय कौन होता है? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड किसे हरा देता है मित्रों? मारवाड़ के मान सिंह को हरा देता है। मारवाड़ के मान सिंह को अमीर खां पिंडारी का सहयोग इसे मिलता है। इसके पश्चात मित्रों 1810 ईस्वी में 1810 ईस्वी में इस कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। कृष्णा कुमारी को जहर देकर इसे क्या है? मार दिया जाता है। 1810 ईस्वी में 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया जाता है।
ये सिर्फ मेवाड़ की नहीं अपितु पूरे राजपूताने पर एक कलंक भी लगा था कि एक कन्या को जिसका इसमें कोई दोष नहीं था, इस कृष्णा कुमारी का इसमें क्या दोष था भाई? लड़े तो कौन, मौत की नहीं आ रही है। तो कृष्णा कुमारी को यानी कहते हैं कि झगड़े की राट इन बता दी आ कहीं गए इन बुलाए इनकी बेचारी को कहीं दोष है कमाई, इनको तो कोई दोष नहीं हो। तो कृष्णा कुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी के कहने पर, अमीर खां पिंडारी के कहने पर है मित्रों, यहाँ पर अमीर खां पिंडारी के कहने पर भीम सिंह ने क्या कर दिया था मित्रों, यहाँ पर जहर दे दिया था। और जहर देने के कारण है मित्रों इस कृष्णा कुमारी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार ये पूरे राजपूताने पर है क्या है कि कलंक, अमिट कलंक माना जाता है। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट चलते हैं इसी जगत सिंह द्वितीय को। जगत सिंह द्वितीय की काल की बात कर रहे हैं मित्रों। जगत सिंह द्वितीय को कहते हैं जयपुर का बदनाम शासक, जयपुर का बदनाम शासक। आपसे पूछ ले कि जयपुर का बदनाम शासक किसे कहते हैं? जयपुर का बदनाम शासक किसे कहते हैं मित्रों? जयपुर का बदनाम शासक जगत सिंह द्वितीय को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी प्रेमिका थी, और वो प्रेमिका कौन थी मित्रों? रस कपूर, एक दासी थी, दासी से प्रेम करता था। और वो दासी कौन थी मित्रों? रस कपूर। कौन थी? रस कपूर। हाँ, अब मित्रों इस दासी से इतना प्रेम करता था कि इस दासी को ये अपने हाथी पर बैठाए रखता था, और अपने आगे है हाथी पर बैठाकर है जयपुर में घूमता था। और लोग कहते थे देखो इसकी शर्म भागी है, कहाँ देखो दासी को हाथी पर लिए घूम रहा है, अपनी रानियों को तो है वो महलों में बैठा रखा है और दासी को है हाथियों पर घुमा रहा है। तो कहते हैं कि इसका दिल आ गया था अपनी दासी रस कपूर पर, और रस कपूर के प्रेम में ये पागल रहता था। इसीलिए लोग इसे क्या कहते थे? जयपुर का बदनाम शासक कहते थे। तो जयपुर का बदनाम शासक एग्जाम में आया हुआ है कौन है मित्रों? वो जगत सिंह द्वितीय को कहते हैं। किसे कहते हैं? जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं। किसके कारण? रस कपूर के कारण। और मित्रों मैंने आपको जब दुर्ग पढ़ाए थे उस समय मैंने बताया था नाहरगढ़ का किला, और एक बार कहते हैं कि इस रस कपूर को है वहां पर पकड़ लिया गया था। इससे किसके साथ है? इस जगत सिंह के साथ है। तो वहां पर रस कपूर को नाहरगढ़ किले में उसके बाद में बंदी बनाया गया था। यानी नाहरगढ़ जो किला था उस नाहरगढ़ के दुर्ग में इसकी प्रेमिका रस कपूर को बंदी भी बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो जगत सिंह द्वितीय है मित्रों, इस जगत सिंह द्वितीय के काल में क्या हुआ? मराठों का बार बार आक्रमण हो रहा था उस समय। तो मराठों से तंग आकर जगत सिंह द्वितीय ने मित्रों अप्रैल 1818 में क्या कर ली? ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों से क्या कर ली? संधि कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली मित्रों? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। अर्थात अब अंग्रेज ही इनका जो वास्तविक जो कार्यकाल है जयपुर रियासत का वो अंग्रेज संभालेंगे। ठीक है, और अंग्रेजों को बदले में ये टैक्स देंगे या कर देंगे। वापस देखिए मित्रों, हम जगत सिंह सेकंड को पढ़ रहे हैं। अभी किसको पढ़ रहे हैं? जगत सिंह सेकंड को। किसका पुत्र था मित्रों जगत सिंह सेकंड? वो उसी का उत्तराधिकारी था सवाई प्रताप सिंह का। 1803 से 1818 ईस्वी तक इसका, हाँ बिल्कुल, थोड़ा रिपीट कर रहा हूं वापस समझना, 1818 तक इसका कार्यकाल था। जगत सिंह के सेकंड में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। समझिए कृष्णा कुमारी विवाद को। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? मेवाड़ की। मेवाड़ का राजा कौन था? भीम सिंह। मेवाड़ के राजा भीम सिंह की बेटी कौन थी? कृष्णा कुमारी थी। अब इस भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता किसके साथ तय किया? मारवाड़ के भीम सिंह के साथ किया। लेकिन मारवाड़ के भीम सिंह की शादी से पहले क्या हो गई? मौत हो गई। जब भीम सिंह की मौत हो गई तो इस कृष्णा कुमारी के पिता भीम सिंह ने इसका रिश्ता मारवाड़ के राजा इस भीम सिंह के किसी वंशजन से न करके इसका रिश्ता कहां पर कर दिया? आमेर में कर दिया। आमेर में किसके साथ कर दिया? जगत सिंह द्वितीय के साथ कर दिया।
तो मारवाड़ का जो अगला शासक था मान सिंह, ये मान सिंह नाराज हो जाता है। ये मान सिंह कहता है हम यहाँ पर क्यों बैठे, इसका रिश्ता पहले मारवाड़ में हुआ था तो अब भी कहां पर होना चाहिए, अब भी इसका रिश्ता कहां पर होना चाहिए, मारवाड़ में होना चाहिए। इस बात को लेकर इस मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय में क्या हो जाता है, युद्ध होता है। और उस युद्ध को क्या कहते हैं, गिंगोली का युद्ध पर्वत सर में लड़ा गया मित्रों 1807 ईस्वी में। और 1807 ईस्वी में जो गिंगोली का युद्ध लड़ा गया था उसमें जगत सिंह सेकंड की सेना ने इस मान सिंह की सेना को है इस युद्ध में हरा दिया था। ठीक है मित्रों, इसके बाद में मित्रों इस झगड़े की जो मूल वजह थी कृष्णा कुमारी, इस कृष्णा कुमारी को अमीर खां पिंडारी के कहने पर भीम सिंह द्वारा 1810 में क्या है जहर देकर मार दिया जाता है। और ये सिर्फ राजपूताने में, मेवाड़ में नहीं बल्कि पूरे राजपूताने में है। हाँ, पूरे राजपूताने में है। एक यहाँ पर कलंक लगा था कि इस कन्या का इसमें क्या दोष था, लड़ाई थी इनमें और इसको बेचारे को जहर देकर क्यों मारा गया था। तो ये यहाँ पर इन पर कलंक भी मारा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने बताया आपको मित्रों कि जयपुर का बदनाम शासक, तो जयपुर का बदनाम शासक जैसे जयपुर जैसे जगत सिंह, याद रखना, जैसे जयपुर जैसे ही जगत सिंह। तो जयपुर का बदनाम शासक किसे कहते हैं, जगत सिंह सेकंड को। क्यों कहते हैं कि जयपुर, इस जगत सिंह की एक दासी थी रस कपूर, और इस रस कपूर के प्रेम में पागल रहता था। रस कपूर को जयपुर की सैर कराता था, हाथियों पर उसे घुमाता था, इसलिए लोग इसे कहते थे इसकी शर्म कहाँ गई है, ये इस दासी को लिए क्यों फिरता है। इस दासी के कारण इसे क्या कहते थे, जयपुर का बदनाम शासक कहते थे। इस रस कपूर को नाहरगढ़ के किले में बाद में मित्रों कैद भी किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इस जगत सिंह द्वितीय के काल में मराठों का ये सामना नहीं कर पाता है, मराठों की लूट खसोट से ये तंग आता है। हाँ, मराठों की लूट से ये तंग आता है जगत सिंह द्वितीय। तो ये फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों के साथ मित्रों अप्रैल 1818 में, हाँ अप्रैल 1818 में अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है जयपुर के जगत सिंह ने क्या कर लिया था मित्रों, समझौता कर लिया था, उनके साथ संधि कर ली थी। तो ये था मित्रों जगत सिंह द्वितीय। कौन था, जगत सिंह द्वितीय। अब देखो मित्रों जगत सिंह द्वितीय के बाद में जो शासक बनेगा उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं है कोई भी। देखो इसके बाद में बनेगा जय सिंह तृतीय, शासक कौन बनेगा, जय सिंह तृतीय, जिसका कार्यकाल 1818 से 1835 तक। जय सिंह तृतीय का कार्यकाल कितना है मित्रों, 1818 से 35 तक। देखो जय सिंह तीन थे, जय सिंह तीन थे मित्रों। तो जय सिंह तीन थे, तो जय सिंह तीन कौन कौन से थे, एक तो थे मिर्जा राजा जय सिंह, कौन था, मिर्जा राजा जय सिंह था। ठीक है, उसके बाद में सवाई जय सिंह सेकंड आया था, उसके बाद में ये जय सिंह थर्ड है। इसका कार्यकाल 1818 से 1835 ईस्वी तक रहा था मित्रों। अब जय सिंह तृतीय के काल की आपको इंपॉर्टेंट कोई घटना याद नहीं करनी है। इसके काल में एक तो इसकी धाई माती रूपा बढ़ारण, उस रूपा बढ़ारण ने है इसका शासन प्रबंध का कार्य वो संभाला था। जय सिंह तृतीय के काल में ये अल्प अवस्था में था, और उस जय सिंह तृतीय की अल्प अवस्था में फिर मृत्यु होने के पश्चात है वो जय सिंह का शासन 15-16 वर्ष रहता है। इसके पश्चात में जय सिंह तृतीय के बाद में मित्रों शासक बनेगा आपका राम सिंह सेकंड। कौन बनेगा, राम सिंह द्वितीय। तो राम सिंह द्वितीय है मित्रों इंपॉर्टेंट शासक है, उनके बारे में है वो चर्चा है वो कल वाले वीडियो में कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा शासक है राम सिंह। जयपुर का समाज सुधारक शासक कहते हैं उसे। 1835 से 80 तक आप देख लो आप कितना वर्ष उसने शासन किया था, तो उसका शासन भी काफी इंपॉर्टेंट है, 45 वर्षों तक जो भी उसका शासन है। तो राम सिंह सेकंड के बारे में मित्रों कल वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने मित्रों जो सवाई प्रताप सिंह के काल में पढ़ा, सवाई प्रताप सिंह के काल की प्रमुख घटनाएं आपको एक तो उसके जो युद्ध रखने याद रखने, उसके पश्चात में और उसकी जो कुछ रचनाएं थी, उसके काल में जो विद्वानों ने कुछ ग्रंथ लिखे थे वो ग्रंथ आपको याद में रखने। उसके बाद में सवाई प्रताप सिंह के बाद में जयपुर के जगत सिंह के बारे में एक तो कृष्णा कुमारी विवाद आपको याद करना है। हाँ,
एक तो कृष्णा कुमारी विवाद याद रखना मित्रों। इसके बाद में जयपुर का बदनाम शासक किसे कहते हैं? जगत सिंह को कहते हैं। जगत सिंह के बारे में इतना याद रखना है। जय सिंह तर्ते के बारे में कोई इनके समय कोई इंपॉर्टेंट घटना घटित नहीं हुई थी। जय सिंह तर्ते के बारे में कौन शासक बनेगा इसके बाद में? इसका पुत्र है जो 16 महीने का था, 16 महीने का शासक बनता है। कौन बनता है? राम सिंह द्वितीय। अंग्रेज उसको शासन प्रबंध को, उसके शासन प्रबंध को अंग्रेजी संभालते हैं। ठीक है। हाँ, अशोक जी कहते पूरा वीडियो नहीं देखा, कोई बात नहीं अशोक जी, बाद में देख लेना, शाम तक देख लेना। तो ये था मित्रों आज आमेर का इतिहास का पार्ट 6।